दोस्तों, गुनाहों के देवता के पिछले भाग में आपने सुना, शादी का दिन आ जाता है और डॉक्टर शुक्ला बारात को लिवाने स्टेशन चले जाते हैं। चंदर घर पर रहकर बारात के स्वागत की तैयारियों में लग जाता है। मंडप में बैठी सुधा का सारा ध्यान चंदर पर ही रहता है। विवाह संपन्न होने के बाद सुधा चंदर से मिलने आती है और उसे देखकर चंदर उठकर बैठ जाता है और उसे समझाता है। दूसरे दिन 8 बजे तक सारा सामान स्टेशन पहुंच जाता है। सुधा और कैलाश स्टेशन निकल जाते हैं और उनको स्टेशन तक पहुंचाने का जिम्मा चंदर पर होता है। चंदर चुपचाप स्टेशन पर खड़ा रहता है और सुधा उसके हाथों पर हाथ रखकर कहती है, अब कुछ सोचो मत, पापा का और अपना ध्यान रखना और खाते पीते रहना। इतने में गाड़ी ने सीटी दी और प्लेटफॉर्म से बाहर चली गई। अब आगे चंदर को हफ्ते भर तक होश नहीं रहा। शादी के दिनों में उसे एक नशा सा था जिसके बल पर वह मशीन की तरह काम करता था। शादी के बाद इतनी भयंकर थकावट उसकी नसों में कसक उठी थी कि उसका चलना फिरना मुश्किल हो गया था। वह अपने घर से होटल तक खाना खाने नहीं जा पाता था, बस पड़ा पड़ा सोता रहता था। सुबह 9 बजे सोता, 5 बजे उठता, थोड़ी देर होटल में बैठकर फिर वापस आ जाता, चुपचाप छत पर लेटा रहता और फिर सो जाता। उसका मन एक उजड़े हुए नीड़ की तरह था जिसमें से विचार, अनुभूति, स्पंदन और रस के विहंगम कहीं दूर उड़ गए। लगता था जैसे वह सब कुछ भूल गया है। सुधा, बिनती, पम्मी, डॉक्टर साहब, रिसर्च थीसिस, सभी कुछ, ये सब चीजें कभी कभी उसके मन में नाच जाती, लेकिन चंदर को ऐसा लगता कि ये किसी ऐसी दुनिया की चीजें हैं जिसको वह भूल गया है, जो उसके स्मृति पटल से मिट चुकी है। कोई ऐसी दुनिया जो कभी थी, कहीं थी, लेकिन किसी भयंकर जल प्रलय ने जिसका कण कण ध्वस्त कर दिया था। उसकी दुनिया अपनी छत तक सीमित थी। छत के चारों ओर की ऊंची दीवारों और उन दीवारों से बंधे हुए आकाश के चौकोर टुकड़े तक ही उसके मन की उड़ान बन गई थी। उजाला पाख था। पहले वह लुब्धक तारे की रोशनी देखता, फिर धीरे धीरे चांद की दूधिया रोशनी सफेद कफन की तरह छा जाती और वह मन में थके हुए स्वर जैसे चांदनी को ओढ़ता हुआ सा कहता, सो जा मुर्दे सो जा। छठे दिन उसका मन कुछ ठीक हुआ। थकावट जो एक कीचुन की तरह उस पर छाई हुई थी, धीरे धीरे उतर गई और उसे लगा जैसे मन में कुछ टूटा हुआ सा दर्द कसक रहा। यह दर्द क्यों है, कैसा है, यह उसके कुछ समझ में नहीं आता था। 5 बजे थे लेकिन धूप बिल्कुल नहीं थी। पीले उदास बादलों की एक झीनी तह ने ढलते हुए आषाढ़ के सूरज को ढक लिया था। हवा में एक ठंडक आ गई थी। लगता था कि झोंके किसी वर्षा के देश से आ रहे हैं। वह उठा, नहाया और बिनती के घर चल पड़ा। डॉक्टर शुक्ला लॉन पर हाथ में किताब लिए टहल रहे थे। 5 दिनों में जैसे वह बहुत बूढ़े हो गए थे। बहुत झुके हुए से, निस्तेज चेहरा, डबडबाई आंखें और चाल में जैसे उम्र थक गई। उन्होंने चंदर का स्वागत भी उस तरह नहीं किया जैसे पहले करते थे। सिर्फ इतना बोले, चंदर 2 दफे ड्राइवर को भेजकर बुलवाया तो मालूम हुआ तुम सो रहे हो। अब अपना सामान यहीं ले आओ। और वे बैठकर किताब उलट पुलट कर देखने लगे। अभी तक वो बूढ़े थे, उनका व्यक्तित्व तरुण था। आज लगता था जैसे उनके व्यक्तित्व पर झुर्रियां पड़ने लगी। उनके व्यक्तित्व की कमर भी झुक गई है। चंदर कुछ नहीं बोला, चुपचाप खड़ा रहा। सामने आकाश पर एक अजब सी जर्दी छा रही थी। डॉक्टर साहब ने किताब बंद की और बोले, सुना है कॉलेज के प्रिंसिपल आ गए हैं, जाऊं जरा उनसे तुम्हारे बारे में बात कराऊं। तुम जाओ, सुधा का खत आया है बिनती के पास। बुआ जी हैं? चंदर ने पूछा। नहीं, आज ही सुबह तो गई। हम लोग कितना रोकते रहे लेकिन उन्हें कहीं और चैन नहीं पड़ता। बिनती को बड़ी मुश्किल से रोका मैंने और डॉक्टर साहब गैरेज की ओर चल पड़े। चंदर भीतर गया। सारा घर इतना सुनसान था, इतना भयंकर सन्नाटा कि चंदर के रोए रोए खड़े हो गए। शायद मौत के बाद का घर भी इतना नीरव और इतना भयानक न लगता होगा जितना यह शादी के बाद का घर। सिर्फ रसोई से कुछ खटपट की आवाज आ रही थी। बिनती, चंदर ने पुकारा। बिनती चौके में थी। वह निकल आई। बिनती को देखते ही चंदर दंग हो गया। वह लड़की इतनी दुबली हो गई थी कि जैसे बीमार। रो रो कर उसकी आंखें सूज गई थी
और होंठ मोटे पड़ गए। चंदर को देखते ही उसने कढ़ाई उतार कर नीचे रख दी और बिखरी हुई लटें सुधार कर आंचल ठीक कर कर बाहर निकल आई। कमरे से खींचकर एक चौकी आंगन में डालकर चंदन से बहुत उदास स्वर में बोली, बैठिए। घर कितना सूना लग रहा है बिंती, तुम अकेले कैसे रहती होगी? चंदर ने कहा। बिंती की आंखों में आंसू छलछला आए। बिंती, रोती क्यों हो? छी, मुझे देखो, मैं कैसे पत्थर बन गया हूँ। क्यों? तुम तो इतनी अच्छी लड़की हो। चंदर ने बिंती के कंधे पर हाथ रखकर कहा। बिंती ने आंसू भरी पलकें चंदर की ओर उठाई और बड़े ही कातर स्वर में कहा, आप देवता हो सकते हैं, लेकिन हर एक तो देवता नहीं है। फिर आपने कहा था आप आएंगे बराबर, पिछले हफ्ते से आए भी नहीं। यह भी नहीं सोचा कि हमारा क्या हाल होगा। रोज सुबह शाम कोई भी आता तो हम दौड़ कर देखते थे कि आप आए हैं या नहीं। दीदी आपकी थी, बस उन तक आपका रिश्ता था, हम तो आपके कोई नहीं। नहीं बिंती, इतने थक गए थे कि हम कहीं आने जाने की हिम्मत ही नहीं होती थी। बुआ जी को जाने क्यों दिया तुमने? उन्हें रोक लेती, चंदर ने कहा। अरे वह थी तो रोने भी नहीं देती थी। मैं 2-3 दिन तक रोई तो मुझ पर बहुत बिगड़ी और महाराजन से बोली, हमने तो ऐसी लड़की ही नहीं देखी। बड़ी बहन का ब्याह हो गया तो मारे जलन के दिन रात आंसू बहा बहा कर अमंगल बनाती है। जब वक्त आएगा तभी शादी करेंगे कि अभी ही कहीं किसी के साथ निकाल दूं। बिंती ने एक गहरी सांस लेकर कहा, आप समझ नहीं सकते कि जिंदगी कितनी खराब है। अब तो हमारी तबीयत होती है कि मर जाएं। अभी तक दीदी थी, सहारा दिए रहती थी, हिम्मत बधाए रहती थी। अब तो कोई नहीं हमारा। छी, ऐसी बातें नहीं करते बिंती, महीने भर में सुधा आ जाएगी और माँ की बातों का क्या बुरा मानना। आप लड़की होते तो समझते चंदर बाबू, बिंती बोली और जाकर एक तस्तरी में नाश्ता ले आई। लो, दीदी कह गई थी कि चंदर के खाने पीने का ख्याल रखना, लेकिन यह किसको मालूम था कि दीदी के जाते ही चंदर गैर हो जाएंगे। नहीं बिंती, तुम गलत समझ रही हो। जाने क्यों एक अजीब सी खिन्नता मन में आ गई थी। कुछ करने की तबीयत ही नहीं होती थी। आज कुछ तबीयत ठीक हुई तो सबसे पहले तुम्हारे पास ही आए हैं। बिंती, अब सुधा के बाद मेरा है ही कौन सिवा तुम्हारे? चंदर ने बहुत उदास स्वर में कहा। तभी ना, उस दिन मैं बुलाती रह गई और आप यह कह गए, वह गए कि, और आंख में ओझल। मैंने तो उसी दिन समझ लिया था कि अब पुराने चंदर बाबू बदल गए। बिंती ने रोते हुए कहा। चंदर का मन भर आया था, गले में आंसू अटक रहे थे, लेकिन आदमी की जिंदगी भी कैसी अजब होती है। वह रो भी नहीं सकता था, माथे पर दुख की रेखा भी झलकने नहीं दे सकता था, इसलिए कि सामने कोई ऐसा था जो खुद दुखी था और सुधा की थाती होने नाते बिंती को समझाना उसका पहला कर्तव्य था। बिंती के आंसू रोकने के लिए वह खुद अपने आंसू पी गया और बिंती से बोला, लो, कुछ तुम भी खाओ। बिंती ने मना किया तो उसने अपने हाथ से बिंती को खिला दिया। बिंती चुपचाप खाती रही और रह रहकर आंसू पोंछती रही। इतने में महाराजिन आई। बिंती ने चौकी के काम समझा दिए और चंदर से बोली, चलिए ऊपर चलें। चंदर ने चारों ओर देखा, घर का सन्नाटा वैसा ही था। सहसा उसके मन में एक अजीब सी बात आई। सुधा के साथ कभी भी कहीं भी वह जा सकता था, लेकिन बिंती के साथ छत पर अकेले जाने में क्यों उसके अंतःकरण ने गवाही नहीं दी। वह चुपचाप बैठा रहा। बिंती कुछ भी हो, कितनी ही समीप क्यों ना हो, बिंती सुधा नहीं थी, सुधा नहीं हो सकती थी। नहीं, यही ठीक है, चंदर बोला। बिंती गई, सुधा का पत्र ले आई। चंदर का मन जाने कैसा हो गया था। लगता था जैसे अब आंसू नहीं रुकेंगे। उसके मन में सिर्फ इतना आया कि अभी 72 घंटे पहले सुधा यही थी, इस घर की प्राण थी। आज लगता है जैसे इस घर में सुधा थी ही नहीं। आंगन में अंधेरा होने लगा था। वह उठकर सुधा के कमरे के सामने पड़ी हुई कौच पर बैठ गया और बिंती ने बत्ती जला दी। खत छोटा सा था। डॉक्टर चंदर बाबू, क्या तुम कभी सोचते थे कि तुम इतनी दूर होगे और मैं तुम्हें खत लिखूंगी? लेकिन खैर, अब तो घर में चैन की बंसी बजाते होंगे। एक अकेले मैं ही कांटे जैसी खटक रही थी।
उसे भी तुमने निकाल फेंका। अब तुम्हें न कोई परेशान करता होगा, न तुम्हारे पढ़ने लिखने में बाधा पहुंचती होगी। अब तो तुम 1 महीने में 10-12 थीसिस लिख डालोगे। जहाँ दिन में 24 घंटे तुम आँख के सामने रहते थे, वहाँ अब तुम्हारे बारे में एक शब्द सुनने के लिए तड़प उठती हूँ। कई दफ़े तबीयत आती है कि जैसे बिनती से तुम्हारे बारे में बातें करती थी, वैसे ही इनसे तुम्हारे बारे में बातें करूं। लेकिन ये तो जाने कैसी कैसी बातें करते हैं। और सब ठीक है, यहाँ बहुत आज़ादी है मुझे। माँ जी भी बहुत अच्छी हैं, पर्दा बिल्कुल नहीं करती। अपने पूजा के सारे बर्तन पहले ही दिन हमसे मंजवाए। देखो, पापा का ध्यान रखना और बिनती को जैसे मैं छोड़ आई हूँ, उतनी ही मोटी रहे। मैं महीने भर बाद आकर तुम्ही से बिनती को वापस लूंगी, समझे? यह न करना कि मैं न रहूं तो मेरे बजाय बिनती को रुला रुला कर कुढ़ा कुढ़ा कर मार डालो, जैसे तुम्हारी आदत है। चाय ज्यादा मत पीना। खत का जवाब फौरन, तुम्हारी सुधा। चंदर ने चिट्ठी एक बार फिर पढ़ी, 2 बार पढ़ी और बार बार पढ़ता गया। हल्के हरे कागज पर छोटे छोटे काले अक्षर जाने कैसे लग रहे थे, जाने क्या कह रहे थे। छोटे छोटे अर्थात कुछ उनमें अर्थ था जो शब्द से भी ज्यादा गंभीर था। युगों पहले व्याकरणों में ने उन शब्दों के जो अर्थ निश्चित किए थे, सुधा की कलम से जैसे उन शब्दों को एक नया अर्थ मिल गया था। चंदर बेसुध सा तन्मय होकर उस खत को बार बार पढ़ता गया और किस समय वे छोटे छोटे नादान अक्षर उसके हृदय के चारों ओर कवच जैसे बौद्धिकता और संतुलन के लौह पत्र को चीरकर अंदर बिध गए और हृदय की धड़कनों को मरोड़ना शुरू कर दिया। यह चंदर को खुद नहीं मालूम हुआ, जब तक कि उसकी पलकों से एक गर्म आंसू खत पर नहीं टपक पड़ा। लेकिन उसने बिनती से वह आंसू छिपा लिया और खत मोड़कर बिनती को दे दिया। बिनती ने खत लेकर रख लिया और बोली, अब चलिए खाना खा लीजिए। चंदर इनकार नहीं कर सका। महाराज ने थाली लगाई और बोली, भैया नीचे अभी आंगन धोवर जाई, आप जाए के ऊपर खाए लो। चंदर को मजबूरन ऊपर जाना पड़ा। बिनती ने खाट बिछा दी, एक स्टूल डाल दिया, पानी रख दिया और नीचे थाली लाने चली गई। चंदर का मन भारी हो गया था। यह वही जगह है, वही खाट है जिस पर शादी की रात वह सोया था। इसी के पैताने सुधा आकर बैठी थी, अपने नए सुहाग में लिपटी हुई थी। यहीं पर सुधा के आंसू गिरे थे। बिनती थाली लेकर आई और नीचे बैठकर पंखा करने लगी। हमारी तबीयत तो है ही नहीं खाने की बिनती, चंदर ने भर्राए हुए स्वर में कहा। अरे बिना खाए पिए कैसे काम चलेगा? और फिर आप ऐसा करेंगे तो हमारी क्या हालत होगी? दीदी के बाद और कौन सहारा है? खाइए। और बिनती ने अपने हाथ से एक कौर बनाकर चंदर को खिला दिया। चंदर खाने लगा। चंदर चुप था, वह जाने क्या सोच रहा था। बिनती चुपचाप बैठी पंखा झल रही थी। क्या सोच रहे हैं आप? बिनती ने पूछा। कुछ नहीं, चंदर ने उतनी ही उदासी से कहा। नहीं बताइएगा? बिनती ने बड़े कातर स्वर में कहा। चंदर एक फीकी मुस्कान के साथ बोला, बिनती अब तुम इतना ध्यान न रखा करो, तुम समझती नहीं बाद में कितनी तकलीफ होती है। सुधा ने क्या कर दिया है यह वह खुद नहीं समझती। कौन नहीं समझता? बिनती एक गहरी सांस लेकर बोली, दीदी नहीं समझती या हम नहीं समझते? सब समझते हैं, लेकिन जाने मन कैसा पागल है कि सब कुछ समझकर धोखा खाता है। अरे दही तो आपने खाया ही नहीं। वह पूड़ी लाने चली गई। और इस तरह दिन कटने लगे। जब आदमी अपने हाथ से आंसू मोल लेता है, अपने आप दर्द का सौदा करता है, तब दर्द और आंसू तकलीफ दे नहीं लगते। और जब कोई ऐसा हो जो आपके दर्द के आधार पर आपको देवता बनाने के लिए तैयार और आपके एक एक आंसू पर अपने 100 आंसू बिखेर दे, तब तो कभी कभी तकलीफ भी भली मालूम देने लगती है। लेकिन फिर भी चंदर के दिन कैसे कट रहे थे यह वही जानता था। लेकिन अकबर के महल में जलते हुए दीपक को देखकर अगर किसी ने जाड़े की रात जमुना के घुटनों घुटनों पानी में खड़े होकर काट दी, तो चंदर अगर सुधा के प्यारे प्यारे खतों के सहारे समय काट रहा था तो कोई ताज्जुब नहीं। अपने अध्ययन में प्रौढ़, अपने विचारों में उदार होने के बावजूद
चंदर अपने स्वभाव में बच्चा था, जिससे जिंदगी कुछ भी करवा सकती थी, बशर्ते जिंदगी को यह आता हो कि इस भोले भाले बच्चे को कैसे बहलवाना है। बहलावे के लिए मुस्काने ही जरूरी नहीं होती, शायद आंसुओं से मन जल्दी बहल जाता है। बिंती के आंसुओं में चंदर सुधा की तस्वीर देखता था और बहल जाता था। वह रोज शाम को आता और बिंती से सुधा की बातें करता, जाने कितनी बातें, जाने कैसी बातें, और बिंती के माध्यम से सुधा में डूब कर चला आता था। चूंकि सुधा के बिना उसका दिन कटना मुश्किल था, एक क्षण कटना मुश्किल था, इसलिए बिंती उसकी एक जरूरत बन गई थी। वह जब तक बिंती से सुधा की बात नहीं कर लेता था, तब तक जैसे वह बेचैन रहता था, तब तक उसकी किसी काम में तबीयत नहीं लगती थी। जब तक सुधा सामने रही, कभी भी उसे यह नहीं मालूम हुआ कि सुधा का क्या महत्व है उसकी जिंदगी में। आज जब सुधा दूर थी तो उसने देखा कि सुधा उसकी सांसों से भी ज्यादा आवश्यक थी उसकी जिंदगी के लिए। लगता था वह एक क्षण सुधा के बिना जिंदा नहीं रह सकता। सुधा के अभाव में बिंती के माध्यम से वह सुधा को ढूंढता था, और जैसे सूरज के डूब जाने पर चांद सूरज की रोशनी उधार लेकर रात को उजियारे कर देता था, उसी तरह बिंती सुधा की याद से चंदर के प्राणों पर उजियारी कर बिखेरती रही। चंदर बिंती को इस तरह अपनी सांसों की छां में दुबकाए रहा जैसे बिंती सुधा का स्पर्श हो, सुधा का प्यार हो। बिंती भी चंदर के माथे पर उदासी के बादल देखते ही तड़प उठती थी, लेकिन फिर भी बिंती चंदर को हंसा नहीं पाई। चंदर का पुराना उल्लास लौटा नहीं। सांप का काटा हुआ जैसे लहरें लेता है, वैसे ही चंदर की नसों में फैला हुआ उदासी का जहर रह रह कर चंदर को झकझोर देता था। उन दिनों 2-2, 3-3 दिन तक चंदर कुछ नहीं करता था, बिंती के पास भी नहीं जाता था, बिंती के आंसुओं की भी परवाह नहीं करता था, खाना नहीं खाता था और अपने को जितनी तकलीफ हो सकती थी देता था। फिर ज्यों ही सुधा का कोई खत आता था, वह उसे चूम लेता और फिर स्वस्थ हो जाता था। बिंती चाहे जितना करे, लेकिन चंदर की इन भयंकर उदासी की लहरों को चंदर से छीन नहीं पाई थी। चांद कितनी कोशिश क्यों ना करे, वह रात को दिन नहीं बना सकता। लेकिन आदमी हंसता है, दुख दर्द सभी में आदमी हंसता है। जैसे हंसते हंसते आदमी की प्रसन्नता थक जाती है, वैसे ही कभी कभी रोते रोते आदमी की उदासी थक जाती है और आदमी करवट बदलता है ताकि हंसी की छांव में कुछ विश्राम कर फिर वह आंसुओं की कड़ी धूप में चल सके। ऐसी ही एक सुबह थी जबकि चंदर के उदास मन में आ रहा था कि वह थोड़ी देर हंस भी ले। बात यूं हुई थी कि उसे शैली की एक कविता बहुत पसंद आई, जिसमें शैली ने भारतीय मलयज को संबोधित किया है। उसने अपना शैली कीट्स का ग्रंथ उठाया और उसे खोला तो वही आम के अचार के दाग सामने पड़ गए जो सुधा ने शरारतन डाल दिए थे। बस वह शैली की कविता तो भूल गया और उसे याद आ गई आम की फांक और सुधा की शरारत से भरी शोक आंखें। फिर तो एक के बाद दूसरी शरारत प्राणों में उठ उठकर चंदर की नसों को गुदगुदाने लगी और चंदर उस दिन जाने क्यों हंसने के लिए व्याकुल हो उठा। उसे ऐसा लगा जैसे सुधा कि यह दूरी, यह अलगाव सभी कुछ झूठ है। सच तो वे सुनहले दिन थे जो सुधा की शरारतों से मुस्कुराते थे, सुधा के दुलार से जगमगाते थे, और कुछ भी हो जाए सुधा उसके जीवन का एक ऐसा अमर सत्य है जो कभी भी डगमगा नहीं सकता। अगर वह उदास होता है, दुखी होता है, तो वह गलत है। वह अपने ही आदर्श को झूठा बना रहा है, अपने ही सपने का अपमान कर रहा है। और उसी दिन सुधा का खत भी आया, जिसमें सुधा ने साफ साफ तो नहीं पर इशारे से लिखा था कि वह चंदर के भरोसे ही किसी तरह दिन काट रही थी। उसने सुधा को एक पत्र लिखा जिसमें वही शरारत, वही खिजाने की बातें थी जो वह हमेशा सुधा से करता था, लेकिन जिसे वह पिछले 3 महीने में भूल गया था। उसके बाद वह बिंती के यहाँ गया। बिंती अपने धोती में क्रोशिया की बेल टाँक रही थी। ले गिलहरी, तेरी दीदी का खत, लाओ मिठाई खिलाओ, हम
हम काहे को खिलाएं, आप खिलाइए, जो खिले हैं पड़े हैं आज। बिनती बोली। हम क्यों खिलाएंगे? यहाँ तो सुधा का नाम सुनते ही तबीयत उड़ जाती है। अरे चलिए, आपका घर मेरा देखा है, मुझसे नहीं बन सकते आप। बिनती ने मुंह चिढ़ाकर कहा। आज बड़े खुश हैं। हाँ, बिनती। एक गहरी सांस लेकर चंदर चुप हो गया। कभी कभी उदासी भी थक जाती है और मुंह झुकाकर बैठ गया। क्यों, क्या हुआ? बिनती ने चंदर की बाह में सुई चुभो दी। चंदर चौंक उठा। हमारी शक्ल देखते ही आपके चेहरे पर मुहर्रम छा जाता है। अजी नहीं, आपका मुखमंडल देखकर तो आकाश में चंद्रमा भी लज्जित हो जाता होगा, श्रीमती बिनती विदुषी। चंदर ने हंसकर कहा। आज चंदर बहुत खुश था। बिनती लजा गई और फिर उसके गालों में फूल के कटोरे खिल गए और उसने चंदर के कंधे से फिर सुई चुभोकर कहा, आपको एक बड़े मजे की बात बतानी है आज। क्या? फिर हंसिएगा मत और चिढ़ाइएगा नहीं, बिनती बोली। कुछ तेरे ब्याह की बात होगी, चंदर ने कहा। नहीं, ब्याह की नहीं, प्रेम की, बिनती ने हंसकर कहा और झेप गई। अच्छा गिलहरी, कोई यह रोग कब से? चंदर ने हंसकर पूछा। अपनी माँ जी की शकल देखी है ना, काट कर कुएं में फेंक देंगी तुझे। अब क्या करें, कोई सिर पर प्रेम मर ही दे तो, बिनती ने बड़े आत्मविश्वास से कहा। थी बड़ी खुले स्वभाव की लड़की, आखिर कौन अभागा है वह? जरा नाम तो सुने, चंदर बोला। हमारे महाकवि मास्टर साहब, बिनती ने हंसकर कहा। अच्छा, यह सब कब से? तूने पहले तो कभी बताया नहीं। अब तो जाकर हमें मालूम हुआ। पहले सोचा दीदी को लिख दें, फिर कहा वहां जाने किसके हाथ में चिट्ठी पड़े, तो सोचा तुम्हें बता दे। हुआ क्या आखिर? चंदर ने पूछा। बात यह हुई कि पहले तो हम दीदी के साथ पढ़ते थे, तब तो मास्टर साहब कुछ नहीं बोलते थे। इधर जब से हम अकेले पढ़ने लगे तब से कविताएं समझाने के बहाने दुनिया भर की बातें करते रहे। एक बार स्कंदगुप्त पढ़ाते पढ़ाते बड़ी ठंडी सांस लेकर बोले, काश कि आप भी देवसेना बन सकती। बड़ा गुस्सा आया मुझे। मन में आया कह दूं कि मैं तो देवसेना बन जाती, लेकिन आप अपना कवि सम्मेलन का पेशा छोड़कर स्कंदगुप्त कैसे बन पाएंगे। लेकिन फिर मैंने कुछ कहा नहीं, दीदी से सब बात कह दी। दीदी तो है ही लापरवाह, कुछ कहा ही नहीं उन्होंने। और मास्टर साहब वैसे अच्छे हैं, पढ़ाते भी अच्छा हैं, लेकिन यह फितूर जाने कैसे उनके दिमाग में चढ़ गया। बिनती बड़े सहज स्वभाव से बोली। लेकिन इधर क्या हुआ? चंदर ने पूछा। अभी कल आए, एक हाथ में उनके एक मोटी सी कॉपी थी। दे गए तो देखा वह उनकी कविताओं का संग्रह है और उसका नाम उन्होंने रखा है बिनती। अभी आते होंगे, क्या करें, कुछ समझ में नहीं आता। अभी तक दीदी के भरोसे हमने सब छोड़ दिया था, वह पता नहीं कब आएंगी। अच्छा लाओ, वह संग्रह हमें दे दो, चंदर ने कहा। और बिसरिया से कह देना वह चंदर के हाथ पड़ गया, फिर कल सुबह तुम्हें मजा दिखलाएंगी। लेकिन हाँ, यह पहले बता दो कि तुम्हारा तो कुछ झुकाव नहीं है उधर, वरना बाद में हमें कोसो, चंदर ने छेड़ते हुए कहा। अरे हाँ, मुसलमान भी हो तो बहना के संग कवियों से प्यार लगाकर कौन बवालत पाले, बिनती ने झेपते हुए कहा। दोस्तों, आगे की कहानी जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल सीक्रेट स्टोरी के साथ और हमें कमेंट करके बताइए उन किताबों के नाम जो आप सुनना चाहते हैं।